नमस्कार, डिजिटल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जलगांव ज़िले की। जलगांव ज़िले में क्या परिस्थिति होगी, कौन चुन कर आएगा, महाराष्ट्र की स्थिति क्या होगी, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कैलाश शिंदे, वरिष्ठ पत्रकार है। उसके बाद में पाठक जी है, विजय पाठक जी, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। विकास भदाने जी है, ये संपादक रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। और हमारे साथ मनीष जोग जी है, जो आज तक से हैं। सबसे बारी बारी पूछेंगे किस तरह की स्थिति है, महाराष्ट्र में कौन चुन कर आएगा, किसका होगा बलाबल। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शिंदे जी से कि किस तरह देखते हैं चुनाव को आप और क्या स्थिति है। राज्य में महायुति और महाविकास आघाड़ी की जो लड़त हुई है, इसके बारे में देखा जा रहा है। इसमें राज्य में 64% का पूरा वोटिंग हुआ है और ज़्यादा करके महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग किया है। इससे वजह से महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में सबका एक ख्याल है ऐसा है कि भाई महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। तो आज की स्थिति में महाराष्ट्र में नेका नेक की स्थिति है। महायुति और महाविकास आघाड़ी, इनमें नेका नेक की स्थिति है। तो तब भी फिलहाल तो महाविकास आघाड़ी को 150 तक जगह मिलने की संभावना है और महायुति को 125 से 130 तक जगह मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। तो आप सरकार किसकी बनाना चाह रहे हैं? सरकार यहाँ तो महाविकास आघाड़ी की बन सकती है, मगर जोड़ तोड़ के अंदर कुछ भी हो सकता है कि एक जो बीजेपी को है 81 यानी तक जगह मिलने की शक्यता है। इसलिए राज्यपाल उनको बुलाएंगे और उसके बाद में जो होगा तो और एक नया समीकरण यहाँ बनने की शक्यता ज़्यादा दिख रही है। और अगर 27 तक सरकार नहीं बनी तो क्या होगा? 27 तक सरकार नहीं मिली तो यहाँ राष्ट्रपति राजवट लागू होगी और उसके बाद में और नया और राजकीय एक समीकरण, मराठी में उसको घुसड़न कहते हैं, ऐसा होगा। और जो उसमें क्या निकल के आएगा वो बाद में देखा जाएगा। बिल्कुल, ये सटीक बात इन्होंने कही है। पाठक जी से बात करेंगे। पाठक जी, क्या किस तरह की स्थिति बन रही है महाराष्ट्र में? महाविकास आघाड़ी और महायुति में बहुत कड़े कांटे की टक्कर हो चुकी है। अब इंतज़ार जो है वो रिजल्ट का है। महाविकास आघाड़ी जो है मेरे ख्याल से मिनिमम 125 जगह लेंगे, 125 से लेकर 140 तक शायद जाने की संभावना है। और बाकी जो जगह है ये महायुति के तरफ जाएगी। लेकिन कम से कम 20 अपक्ष चुन कर आएंगे। जब दोनों के पास बहुमत नहीं होगा तो बहुमत के लिए ये जो अपक्ष कैंडिडेट जो है इनके तरफ दोनों को भागना पड़ेगा। और ये अपक्ष कैंडिडेट जिसके पास जाएंगे उसकी सरकार आ सकती है। आज के दिन में देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी ये बीजेपी रहेंगे। तो बीजेपी रहने के बाद ये सत्ता हाथ में लेने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयत्न जो है ये बीजेपी के ओर से होंगे, यानी युति की ओर से होंगे। तो यही अभी देखना है कि महाविकास आघाड़ी कितना प्रयत्न करती है। अपक्ष कैंडिडेट जो है ये महाविकास आघाड़ी के तरफ झुकते हैं या युति के तरफ झुकते हैं। ये थे पाठक जी जो स्पष्ट बता रहे थे कि किस तरह से स्थिति बन सकती है। हमारे साथ में विकास जी भदाने जो संपादक भी हैं एक अखबार के, उनसे बात करते हैं। विकास जी, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी ये दोनों में सामना हो रहा है। यहाँ पे अभी जो रुझाने आ रही है, आप टीवी पे देख रहे हैं कि जैसे महाविकास आघाड़ी थोड़ी आगे निकल चुकी है और महायुति थोड़ी पीछे दिखाई दे रही है। फिर भी सरकार जो बनेगी, ऐसी आशंका है कि सरकार ये महायुति की बनेगी, क्योंकि जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी वो बीजेपी करके यहाँ पे आएंगे। और जैसे मेरे एक सहयोगी बोले कि राज्यपाल पहला निमंत्रण उनको भी देंगे जिनको सरकार का गठन करना है और सरकार इनकी बैठेगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन स्थानीय मुद्दे, ये पूरा जो चुनाव हुआ इसमें जो स्थानीय मुद्दे इनको कहीं भी अभी इलेक्शन में केंद्र में नहीं थे, यानी कि सेंट्रलाइज नहीं किए गए। हम देखें कि महायुति ने पूरे हिंदुत्व पे ये पूरे इलेक्शन पूरा किया, कैंपेनिंग किया। और दूसरा महाविकास आघाड़ी ने क्या किया, डिफाइन ये किया कि लोकल जो मुद्दे थे, जैसे महंगाई है, किसानों की जो समस्याएं हैं, आम नागरिक जो महंगाई के मार से वो कमर टूट गई है, ये जो सारे मुद्दे महाविकास आघाड़ी ने फोकस करने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी यहाँ जो लाड़की बहन जैसी योजना महाराष्ट्र में लाएगी, हम देखते कि कुछ महीने पहले यहाँ जो पंतप्रधान मोदी आए थे, उन्होंने लखपति दीदी एक सम्मेलन संबोधित किया था, जहाँ 14 से ज़्यादा स्टेट के यहाँ महिलाएं यहाँ आई थी और वो प्रोग्राम में शरीक हुई थी। देखते हैं कि जैसे अभी हमने आंकड़े देखे कल से, जो आंकड़े आ रहे हैं वोटिंग के, आंकड़ों के मद्देनज़र देखते हैं कि महिलाओं ने खूब ज़्यादा वोटिंग इस बार किया है। ये महिलाओं का वोटिंग दोनों पार्टी में, यानी दोनों आघाड़ी में डिवाइड हो सकता है, लेकिन
देखा जाए तो जो लाड़की बहन का जो इम्पैक्ट है, जैसे सरकार ने 1500 रुपये से 21 रुपये किया करने की घोषणा भी की है, और जो हमारी विरोधी पार्टी है उन्होंने भी 3000 रुपये देने का अभी प्रयास किया है। लेकिन सरकार अभी किसकी बैठेगी, ये 23 तारीख को जो रिज़ल्ट सामने आएंगे उसके बाद ये बता सकते हैं। आपको लगता नहीं कि राष्ट्रपति शासन लगने की भी एक आशंका है? देखिए 23 तारीख को जो रिज़ल्ट आएंगे उसमें जो आंकड़े आएंगे, जो फिगर्स आएंगे पार्टी वाइज, उसमें अगर खिंचातानी हुई 2, 4, 10, 12 सीट पे इधर उधर, तो सरकार बिठाने में थोड़ी तकलीफ होगी, आमदार भगाने की कोशिश होंगी, अपक्ष जो है तुम्हारे निर्दलीय उम्मीदवार है उनको भगाने की कोशिश होंगी। इसमें बहुत बड़ा पैसों का यानी कि इस्तेमाल भी किया जाएगा और सरकार बिठाने में कुछ समय लग सकता है। अगर देखा जाए तो विद्यमान जो सरकार रहती है उसको अगर संकट में वो गिरी तो ऐसा प्रयोग भी हो सकता है कि राष्ट्रपति राजवट यहाँ लाई जा सकती है। अगर सीधा सीधा रिज़ल्ट उनके फेवर में आया तो सरकार तुरंत बैठ भी सकती है। ये बड़ा ही गंभीर ऐसा है कि उन्होंने वाक्य कहा है कि सरकार राष्ट्रपति शासन ला सकती है अगर उनके फेवर में रिजल्ट नहीं आया। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आज तक से मनीष जोग है, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, किस तरह देखते हैं आप सब, आपके आकलन क्या है? जहाँ तक कि महाराष्ट्र की स्थिति की अपन जायज़ा लेते हैं तो महाराष्ट्र में गए 2.5 साल से एकनाथ शिंदे का बोलबाला रहा है, और एकनाथ शिंदे एक जो बोलते हैं ज़मीन पे का सीएम, मतलब अब तक के महाराष्ट्र की राजनीति का अगर गौर से सोचा जाए तो शरद पवार से लेके फडणवीस तक जितने भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हो चुके, एक सबसे उनके बीच अचानक जो एंट्री होती है एकनाथ शिंदे की, और एक सर्वसामान्य जनता में से जो आया हुआ सीएम है, जो कोई मतलब सोने का चम्मच लेके नहीं आया, एक सर्वसामान्य जनता, एक आम आदमी में से सीएम बना, और उसका टीआरपी इतना बड़ा है महाराष्ट्र में, खास करके लाडली बहना का जो उसने अपना ये प्रचार किया, और लाडली बहनों को 4-5 महीने हुए, ज़्यादा नहीं, कुछ 4-5 महीनों में जो उन्हें पैसा दिया गया, उससे उनको लाडली बहनों के प्रति मतलब एकनाथ शिंदे को जो प्यार मिला वो हम लोग देख रहे थे। अभी की प्रचार दौरा जब शुरू था, कैंपेन चल रहे थे, रैलियाँ चल रही थी, जब दिखाई दे रहा था कि एकनाथ शिंदे को जो टीआरपी मिल रहा है, जैसा कि 2014 में की बात करते हैं अपन, तो 2014 में जैसा मोदी जी का क्रेज़ था वैसा महाराष्ट्र में आज देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का क्रेज़ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं महायुति को एकनाथ शिंदे की वजह से एक बढ़त मिलने की आशंका है। आपको लगता नहीं कि अभी जो पंचसूत्री उनकी योजना थी, बाकी अब विरोधियों के भी उन्होंने 3000 बोला, ये 1500 दे रहे 3000, उसमें कुछ बंटवारा हो सकता है, ऐसा लगता है? निश्चित रूप से अगर महाविकास आघाड़ी की भी बात करते हैं अपन, तो आज 84 वर्षीय शरद पवार जो एक बड़े विपक्ष के नेता माने जाते हैं महाराष्ट्र में, जिनके अंडर राहुल गांधी भी काम कर रहे थे महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे जी भी काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार जी का जलवा आज भी कम नहीं हुआ दिखाई दे रहा है। जो रैलियाँ हुई शरद पवार की, उसमें जो शरद पवार के यहाँ पे कैंडिडेट थे वहाँ दिखाई दिया कि काफ़ी उत्साह लोगों में था। मतलब हम अपन महाराष्ट्र में उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते कि शरद पवार की ताकत जो बरकरार थी आज भी वही है। इस हिसाब से महाविकास आघाड़ी को भी ऐसा नहीं सोच सकते कि जगह आएगी ही नहीं। जलगांव जिले की अगर बात करते हैं तो जलगांव जिला वैसा तो भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी की जगह तो यहाँ आएगी, लेकिन महाविकास आघाड़ी की सीटें भी कुछ परसेंट यहाँ पे 3-4 सीटें तो आनी ही है। ये संभावना हम लोग आज की तारीख में दे सकते हैं आपको। तो देखा आपने किस तरह से वरिष्ठ पत्रकारों ने अपना एक रुझान दिया है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को एज बताया गया है, दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं इस तरह से सामने दिख रही है। आने वाले 23 तारीख को ही पता चलेगा कौन बाजी मारता है, किस तरह की स्थिति बनती है, क्या राष्ट्रपति शासन लगता है या किस तरह की बातें होती है, ये हम अगले आने वाले 23 तारीख को देखेंगे। जब तक देखते रहिए डिजिटल।